हेलो डियर चिल्ड्रन, मैं हूं आपका टीचर दीपक जुनेजा और आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं, जिसे अनीस जंग ने लिखा है। तो मैं आपको इसमें पेज वाइज समरी बताऊंगा। अगर आपको फिर भी किसी लाइन की मीनिंग में प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें और मैं आपको उस लाइन का मतलब ज़रूर उसमें एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेसन के टाइटल की बात करेंगे। लेसन का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग वैसे तो सीज़न का नाम है और सीज़न भी बहुत खूबसूरत सीज़न होता है स्प्रिंग, जिसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं और प्लेज़र का सीज़न होता है। लेकिन ये यहाँ पर स्प्रिंग जो वर्ड है ये चाइल्डहुड को सिम्बोलाइज़ करता है, यानी ये चाइल्डहुड के लिए यूज़ किया गया है। चाइल्डहुड भी ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन लाइफ की सबसे खूबसूरत फेज़ होती है, जिसमें पूरी ही तरह से प्लेजर होता है, एन्जॉयमेंट होता है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है। स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो अगर आप देखें तो लेसन का टाइटल हो गया लॉस्ट चाइल्डहुड, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो स्टोलन चाइल्डहुड या लॉस्ट चाइल्डहुड का आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाइल्डहुड जो है इज़ द एज, चाइल्डहुड इज़ द एज which is meant for pleasure and enjoyment and for getting education and for development of your personality. लेकिन बट इन द सेम एज, अगर उसी एज में इफ़ यू हैव टू स्ट्रगल टू अर्न मनी, अगर आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़े, रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़े, एंड यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आपकी चाइल्डहुड लॉस्ट हो गई है, यानी आपकी चाइल्डहुड स्टोलन हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर इस लेसन को टाइटल दिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इन दिस लेसन अनीस जंग इज गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली 3 चिल्ड्रन, नेमली Sahib, and the second is Mukesh, and the third is Savita. These names are only the symbols. These names, जो ये names हैं ये केवल symbols हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह के जो इसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो what is the purpose of the lesson? The purpose of the lesson is to make you realize that how privileged life and how good life you all people are enjoying, while these children have to struggle hard for food and education. So first let's talk about the writer Anis Jung. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग जो कि राउरकेला में इनका जन्म हुआ था और इनका जो बचपन है वो हैदराबाद में स्पेंड हुआ, फिर उनकी एजुकेशन हैदराबाद में हुई, उसके बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चली गई। उनके पेरेंट्स भी राइटर्स थे और वो एडिटर भी रही हैं, कॉलमिस्ट भी रही हैं मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए इंडिया और अब्रॉड में। बहुत सारी उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। हम सीधा इसमें इस लाइन पे आते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये मेन चीज़ है, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द लेसन, ग्राइंडिंग पॉवर्टी। अब ये ग्राइंडिंग जो वर्ड है ये ग्राइंडर से बना है, जो मिक्सर और ग्राइंडर होता है। तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी, मिक्सर मतलब मिक्स करने वाला, ग्राइंड मतलब क्रश करने वाला। तो ऐसी पॉवर्टी जो क्रश कर देती है, क्या क्रश करती है? लाइफ को क्रश कर देती है। तो यहाँ पर उसने उसी पॉवर्टी के बारे में बात कर रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों को क्रश कर रही है। किन लोगों को? पुअर पीपल को, जो स्लम पीपल हैं। बेसिकली यहाँ पर स्लम पीपल के बारे में ही बात की गई है, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बस भी गए, या हमारे देश के भी कुछ गरीब हैं। एंड ट्रेडिशंस, और ऐसी परंपराएं जिनके कारण इन बच्चों का शोषण होता है। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मतलब होता है शोषण। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनके कारण बच्चों का शोषण होता है। तो ऐसी ही परंपराओं के बारे में इस लेसन में राइटर ने बात की है। सबसे पहले उन्होंने जिसके बारे में बात की है अनीस जंग ने, वो बात जिसके बारे में कर रही हैं वो है, उसका पहले कैंडिडेट का नाम है साहिब। तो हम आज की इस वीडियो में साहिब की स्टोरी को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पेज की बात करें तो इस पेज में व्हाट हैपन्स कि जो राइटर है अनीस जंग, शी मीट्स साहिब। साहिब इज़ अ रैग पिकर। साहिब जो है रैग पिकर है। रैग पिकर क्या होते हैं? जो कचरा उठाते हैं। तो साहिब अनीस जंग से साहिब की मुलाकात होती है और साहिब के बारे में यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज साहिब एंड वाई हैड ही माइग्रेटेड फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस और वाई हैड ही लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस। साहिब कौन था? उसने अपना नेटिव प्लेस क्यों छोड़ा? तो आप लिख सकते हैं साहिब वाज ए बॉय फ्रॉम बांग्लादेश and he left his home because storms had swept away
his fields and homes, and there was nowhere to live and nothing to eat. That's why he left his home and came to Delhi. तो ये यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि साहिब कौन था, साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा। तो साहिब के बारे में हमें ये एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन ये है कि साहिब बांग्लादेश यानी ढाका से था, और वहाँ से उसने अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि तूफ़ानों ने वहाँ उसके घर को पूरी तरह से उजाड़ दिया था, उसके खेतों को उजाड़ दिया था। तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो दिल्ली आ गया। किसकी खोज में? वही ब्रेड की खोज में, रोटी की खोज में, पैसा कमाने के लिए वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में इन द लास्ट 2 or 3 लाइन्स अनीस जंग इज़ टॉकिंग अबाउट हर प्रपोजल ऑफ एजुकेशन टू साहिब से जब वो बात करती हैं अनीस जंग, तो उसे प्रपोजल देती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो उसके बाद में आगे देखिए साहिब का क्या रिस्पॉन्स आता है। साहिब सेज दैट देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब होगा तब मैं जाऊंगा। तो उसके बाद में आफ्टर सम डेज साहिब अगेन मीट्स अनीस जंग एंड आस्क्स अबाउट हर प्रपोजल। At that time the writer has to face embarrassment because she has made that promise, क्योंकि उसने उसके हाथ में एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। तो उसी प्रॉमिस के कारण उसे आज एम्बेरसमेंट होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, बिकॉज इट वॉज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉमिस। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉमिस था। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। वो यहाँ पर लिख भी रही हैं कि स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। Then the writer inquires about his full name, and his full name is Sahib Alam. Now a question comes from here in the examination, and the question is, what is irony in Sahib's name? His full name is Sahib Alam, and the meaning of his name is the Lord of Universe. So being the Lord of Universe, he is likely to enjoy the full facilities of life, but the actual condition is that he has to struggle hard for his basic amenities of life. He has to struggle hard for bread and butter. He has to struggle hard for his education. बटर का तो सवाल ही नहीं होता, खाली ब्रेड की बात करेंगे हम लोग। तो साहिब आलम जो उसका नाम है, उसमें आयरनी क्या है कि नाम तो है उसका साहिब आलम, और जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होने के नाते उसे सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि उसे अपनी बेसिक अमेनिटीज़ लाइफ की जो है उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसे एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसे 2 समय के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो दिस इज़ द आयरनी इन हिज नेम, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अब इसके ठीक नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट एक्सक्यूज़ डज द चिल्ड्रन गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल। नाउ अनीस जंग मीट्स मैनी चिल्ड्रन लाइक साहिब जैसे बहुत सारे बच्चों से जब वो मिलती है, then she notes a point that many of the children are without चप्पल्स, कि बहुत सारे बच्चे बिना चप्पल्स के हैं। तो अब उसमें ऐसे शी नेचुरली आस्क्स अ क्वेश्चन टू दैम दैट व्हाई डोंट दे वेयर चप्पल्स, कि वो चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हैं। तो दे मेक एक्सक्यूजेस। एक्चुअली दे डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं। उनके माँ बाप ने उनको जो कुछ चीज़ें बताई हुई होती हैं, कारण बताए होते हैं, वो उन्हीं कारणों को दोहराते हैं। तो व्हाट आर दोज रीजंस? वन ऑफ देम सेज दैट ही डज नॉट वेयर चप्पल्स बिकॉज द चप्पल्स आर ऑन द हाई शेल्फ। चप्पल्स हाई शेल्फ पे हैं एंड हिज मदर कैनॉट ब्रिंग दम डाउन। उसकी माँ उसको उस शेल्फ में से नीचे नहीं ला सकती है, दैट्स वाई ही डज नॉट वेयर चप्पल्स। सेकेंड वन सेज दैट इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, कि ये उनकी परंपरा है बेयर फुट रहने की, नंगे पैर रहने की। बट अनीस जंग थिंक्स, लेकिन अनीस जंग को ऐसा लगता है कि वो लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं बिकॉज ऑफ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि जो उनकी गरीबी की लगातार जो कंडीशन चली आ रही है, उसी कंडीशन के कारण
वो चप्पल खरीदने में समर्थ नहीं है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कहते हैं कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी विच कीप्स ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसलिए उन्होंने इस तरह को, इस चीज़ को परंपरा ही बना लिया, क्योंकि उनके पास में चप्पल उप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नाउ जस्ट इमेजिन एंड कंपेयर द लाइफ ऑफ साहेब विद योर्स, कि साहेब को इस भरी गर्मी में भी उसे पहनने के लिए चप्पल नहीं मिल रही है, और उस जैसे बहुत सारे बच्चों के पास चप्पल नहीं है, एंड वी आर एंजॉइंग द फुल प्लेजर ऑफ लाइफ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ द लेसन। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में बात करें तो नेक्स्ट पेज में बेसिकली यहाँ पर सीमापुरी के बारे में बात की गई है। सीमापुरी, और बीच में एक स्टोरी बताई गई है। ये स्टोरी का इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे सीमापुरी की तरफ। सीमापुरी इज़ द प्लेस वेयर दीज काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन लिव, जहाँ इस प्रकार के बच्चे रहते हैं। सीमापुरी इज़ ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। अब इसका क्या मतलब होता है? सीमापुरी एक छोटी सी स्लम एरिया का नाम है जो दिल्ली की बॉर्डर पर स्थित है। दिल्ली की बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत दूर है। कैसे है? तो ये दिल्ली की बॉर्डर पर, लेकिन दिल्ली से दूर है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, वेयर दिल्ली पीपल आर एंजॉइंग फुल फैसिलिटीज एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। दीज पीपल ऑफ सीमापुरी हैव टू स्ट्रगल even for basic facilities of life. They do not have proper planning of the, as far as their housing is concerned, their colony is concerned, and there is no proper sewage system. Their houses are also made of mud, while Delhi people are having high buildings, big flats. And here, where Delhi people are having full stomach food, the people of Simapuri have to struggle even for one time food. So that's why it is said that Simapuri is a place on the periphery of Delhi, लेकिन फिर भी yet it is miles away from it metaphorically. तो सीमापुरी दिल्ली की बॉर्डर पर ही है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। कैसे दूर है? डेवलपमेंट के टर्म्स में। जहाँ दिल्ली के लोगों के पास में रहने की पूरी सुविधाएं हैं, सीमापुरी के लोगों के पास में सुविधाएं नहीं हैं। उनकी प्रॉपर कॉलोनी स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लेआउट है कॉलोनी का जहाँ वो रहते हैं। इनका किसी भी प्रकार का लेआउट नहीं है। जहाँ जिसको जगह मिली उसने अपना घर बना लिया। किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सड़कें नहीं हैं, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, किसी भी प्रकार की ड्रेन्स नहीं हैं, और जगह जगह पानी, गंदा पानी गलियों में दौड़ता रहता है। वहीं दिल्ली के जो लोग हैं उनके पास में अच्छी सुविधाएं हैं इस प्रकार की, उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जहां उनको भरपेट खाना मिलता है दिल्ली के लोगों को, लेकिन इन सीमापुरी के लोगों को उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद में सीमापुरी के लोगों के बारे में ये भी बताया गया है कि इनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है। अधिकतर लोग जो है यहाँ पर रहते हैं वो सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स वो लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो ये स्क्वैटर्स हैं, और इनकी कोई यहाँ रहने के लिए इनको परमिट चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन इनके पास में है नहीं। लेकिन राशन कार्ड ज़रूर हैं। अब राशन कार्ड से क्या होगा, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राशन कार्ड फॉर देम? द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ राशन कार्ड इज़ दैट देयर नेम विल गेट एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। एक तो वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, और सेकंड इम्पोर्टेंस ये होगा कि जो सस्ता अनाज मिलता है वो अनाज उनको मिलने लग जाएगा। तो उनका कहना है फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। उनको लगता है कि फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सर्वाइवल, सीमापुरी में लोग सर्वाइव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मतलब उनका क्या मेन जो ज़रिया है आजीविका का, वो ज़रिया है रैक पिकिंग, यानी वो कचरा उठाते हैं। और गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, कचरा उनके लिए गोल्ड है। गोल्ड कैसे है? कचरा उनके लिए पैसा है। कचरा उठाएंगे तो उनके लिए पैसे का इंतज़ाम होगा, रोटी का इंतज़ाम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। मुझे कभी कभार पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है? द क्वेश्चन जो यहाँ से एग्ज़ाम में आता है वो ये है कि वाई इज़ रैक पिकिंग a matter of surprise
अ मैटर ऑफ वंडर फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए जो रैग पिकिंग है वो वंडर या सरप्राइज का मैटर कैसे? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि फॉर एल्डर्स, जो बड़े हैं, उनके लिए तो इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये केवल जिंदा, जैसे तैसे जिंदा रहने का एक तरीका है। कचरा उठाएंगे तो कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन बच्चों के लिए ये सर्वाइवल, मीन्स ऑफ सर्वाइवल से भी कुछ ज़्यादा है। क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट, इट्स अ मीन्स ऑफ एक्साइटमेंट देयर फॉर देम। कैसे? व्हेन दे स्क्राउंज फॉर गार्बेज, जब वो कचरे की तलाश करते हैं, समटाइम्स दे फाइंड मनी, कभी कभी उन्हें उनमें पैसा भी मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, 1 रुपये का नोट भी मिल जाता है, विच क्रिएट्स एक्साइटमेंट इन दैम। इसलिए उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होता है उससे। तो इसलिए ये एल्डर्स के लिए इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए ये एक मतलब एक वंडरफुल गिफ्ट है जो एक अच्छे से रैपर में लिपटा हुआ होता है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो आप उसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके आगे वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि साहिब इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस एंड टेनिस इज़ हिज फेवरेट गेम। Although he cannot go to play game, he is standing just outside the gate of a club and he sees the people playing there. लोगों को खेलते हुए देखता है, enjoy करता है. He cannot go inside. Sometimes the watchman of the club allows him to go inside. And in the next paragraph we have been told that कि उसे कहीं से discolored shirt और shorts भी मिले हैं और वो उनको पहन के घूम रहा है। उसकी ये अच्छी मतलब डिज़ायर है कि वो टेनिस खेलना चाहता है, और वो शूज़ उसे किसी दूसरे रिच बॉय ने दिए हैं जिसने पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें एक होल हो चुका है। तब आप देखिए कि किसी के द्वारा डिस्कार्डेड शूज़ किसी के लिए प्लेजर ले आते हैं। तो किसी रिच बॉय ने शूज़ को डिस्कार्ड किया और उसके लिए वो खुशी का सोर्स बन गए। फिर एक और दिन, जो अगला पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और दिन अनीस जंग मीट्स साहिब एंड दैट डे शी सीज कि साहिब हैज़ गॉट रिड ऑफ और साहिब हैज़ लेफ्ट हिज ओल्ड प्रोफेशन। साहिब ने अपना पुराना प्रोफेशन छोड़ दिया है। नाउ ही वर्क्स इन ए मिल्क बूथ एंड ही इज़ होल्डिंग ए स्टील कैनिस्टर इन प्लेस ऑफ बैग के बजाय उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। एंड ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ बीइंग पेड 800 रुपीज़, कि उसे इस काम के लिए 800 रुपये मिल रहे हैं और उसे खाना पीना सब मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहे हैं। देन द राइटर मीन्स अनीस जंग पॉजेज ए क्वेश्चन कि वेदर ही लाइक्स हिज जॉब। ही सिंपली डज नॉट से एनीथिंग बट अ काइंड ऑफ disliking can be seen in his eyes. उसकी आंखों में एक प्रकार की डिसलाइकिंग देखी जाती है और वो इतना ही कह पाता है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग का मतलब ये नहीं कि स्टील कैनिस्टर जो है प्लास्टिक बैग से भारी है। दिस इज़ द सरफेस मीनिंग। इसका हिडन मीनिंग ये है कि स्टील कैनिस्टर जो उठा रहा है उसके कारण वो दरअसल स्लेव है किसी का। And when he was having the plastic bag, he was his own master. And he used to work as per his own convenience. But when now he is having the steel canister, he is working under somebody. He has lost his freedom. And the bag was his own. वो बैग जो था उसका खुद का था. But this canister belongs to the man who owns the tea shop. तो साहिब is actually not happy working at the milk booth or tea stall. Why? Because he is not his own master. क्योंकि वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा है. He has lost his freedom. While he was having the bag, जब उसके पास में बैग था तो he was his own master. He used to work as per his own convenience. But लेकिन जब उसके पास में ये स्टील कैनिस्टर है, he has to work under somebody and he is no more his master.
तो वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। तो बैग की हैवीनेस का मतलब यही है कि बैग इसलिए हैवी है, और सॉरी बैग जो है वो हल्का था क्योंकि उसके पास फ्रीडम थी। स्टील कैनिस्टर हैवी है क्योंकि उसकी फ्रीडम चली गई है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम साहिब्स स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ मुकेश। थैंक यू वेरी मच।